Hello students, today is release of आंसर की ऑफ एनवायरनमेंट साइंस टेस्ट। आज पर्यावरण अध्ययन के टेस्ट की आंसर की जारी की जा रही है बच्चों, विद फैक्ट जारी की जा रही है, तथ्यों के सहित इसको जारी किया जा रहा है। पूरी क्लास में आप बने रहोगे। आपने एक काम और करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आए आपको साथ साथ आंसर भी देने हैं। आंसर मैं भी बता रहा हूँ, आंसर की मैं भी जारी कर रहा हूँ, विद फैक्ट जारी कर रहा हूँ, आपको इसके आंसर भी देने हैं। ओके बच्चों। आज उस टेस्ट की आंसर की के साथ अपने उसके फैक्ट भी जानेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों हुआ, विद फैक्ट हम आज स्टडी करने वाले हैं बच्चों। तो सारे बच्चे आ जाओ, और सभी बच्चे जब आ जाएं तो वो अपनी बारे में पूरी कंप्लीट कमेंट सेक्शन में करके करते हैं उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। अपना जो टेस्ट है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। अभी ही थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, विच पायरामिड इज ऑलवेज स्ट्रेट। ऐसा कौन सा पायरामिड है जो हमेशा स्ट्रेट बनता है, ऑलवेज स्ट्रेट बनता है। बच्चों आपकी स्क्रीन पे आंसर ऑप्शन आ रहे हैं, आपको खुद देना है इसका आंसर। अभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए बच्चों, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों। इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ। इसका आंसर क्या होने वाला है बच्चों, इसका आंसर होगा पायरामिड ऑफ एनर्जी, बी ऑप्शन। इसका बी आंसर सही है बच्चों, और कोई इसका आंसर सही नहीं है, सिर्फ बी ही एनर्जी का पायरामिड ऐसा होता है जो ऑलवेज स्ट्रेट होता है बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑलवेज, क्या होगा, पायरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज जो होगा वो अपराइट होगा, स्ट्रेट होगा, यानी सीधा होता है। ओके, अब अपने फैक्ट जानते हैं। इसका आंसर इज बी, नो डाउट आंसर इसका बी है। आगे आपकी स्क्रीन पे इसका फैक्ट आने जा रहा है बच्चों, ये देखिए। pyramid of energy is always upright because when energy flow from particular trophic level to next trophic level, है ना, तो some energy is always lost at heat at each step, so the energy subsequent trophic level is always less than energy in the previous level. Hence pyramid of energy is always upright and can never be inverted। बच्चों बात समझ आई कि डाउन टू अप जाने पर जैसे जैसे क्या होगा, डाउन टू अप जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का लॉस होता जाएगा, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर। बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं अपने, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ग्रास को ग्रास होपर खाते हैं। ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया। और फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। और स्नेक को किसने खाया, हॉक ने या बाज ने खाया, है ना। तो इसमें क्या होगा कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो रही है, सिर्फ 10%। इसी को लिंडमान का 10% लो कहा गया। ये लिंडमान ने ही 10% लो दिया था, ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है बच्चों। बच्चों इसी को ही लिंडमान का 10% लो कहा गया। जैसे घास को ग्रास होपर ने खाया, है ना, और ग्रास होपर को मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया, स्नेक ने खाया। सांप ने, सांप को बाज खा गया। तो इसका मतलब ग्रास की, घास की सिर्फ 10% एनर्जी ही ग्रास होपर के पास गई। ग्रास होपर की सिर्फ 10% एनर्जी ही फ्रॉग के पास गई। फ्रॉग की 10% एनर्जी ही स्नेक के पास गई। स्नेक की 10% एनर्जी ही हॉक के पास, बाज के पास गई। यही 10% का लिंडमान का लो है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा क्या रहता है, इन अपराइट रहता है, स्ट्रेट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बच्चों क्या होता है। ये बच्चों इसको बता दूं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहे हैं साथ साथ। एक बात बता दूं कि नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसमें आपकी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, है ना, संपन्न हो सकती हैं। ये ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, अभी इसका आंसर आने वाला है बच्चों। इसका आंसर है सी, 36.8 डिग्री सेल्सियस इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी मानव जाति का। ओके, अब इसका फैक्ट जानते हैं बच्चों। फैक्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले फैक्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट। बच्चे कहेंगे सर ये फ़ारेनहाइट क्या है। फ़ारेनहाइट बच्चों एक
अदर टाइप का एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, अदर टाइप का एक मेजरमेंट स्केल है जिसको फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं। अगर हम सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस एक सेल्सियस स्केल है। तो दो स्केल होते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन के नीचे देखो एक फॉर्मूला आ रहा होगा, डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट ओपन डिग्री सेल्सियस इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 30 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। ये सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है। एग्जांपल लेते हैं, आप इस लाइन के जस्ट ऊपर देखिए, 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे आया? 10 डिग्री सेल्सियस का अगर इसमें रखिए 10 डिग्री सेल्सियस इंटू 2 जा कितना हुआ 20, 20 प्लस 30 कितना हुआ 50, तो 50 फ़ारेनहाइट आ गया। इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट की स्केल में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो ये एक स्केल होता है, ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच टेम्परेचर जिसमें ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस जो क्रिएट हो सकें, प्रोसेस में आ सकें। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें और अपने आज पूरा फैक्ट वाइज स्टडी करने वाले हैं। द वर्ड इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था बच्चों, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। फटाफट आप कमेंट सेक्शन में भी आप इसका आंसर दीजिए, नहीं तो आंसर आपकी स्क्रीन पे आने वाला है बच्चों। इसका आंसर आपको पता है क्या इसका आंसर है? इसका आंसर है अर्नेस्ट हैकल, ए ऑप्शन। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया, मिश्रा ने नहीं दिया, ना ऑर्डर ने दिया, ना टेंसले ने, ओनली अर्नेस्ट हैकल। आंसर इज ए। अभी इसके फैक्ट के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। फैक्ट देखने जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आंसर इज ए, अर्नेस्ट हैकल कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, एजी टेंसले कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम, रामदेव मिश्रा आर मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। समझ आई बच्चों बात? अर्नेस्ट हैकल कॉइन्ड द टर्म ऑफ इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, एजी टेंसले कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म किसने दी? एजी टेंसले ने दी, है ना। इकोलॉजी टर्म किसने दी? हैकल ने दी। इकोसिस्टम एजी टेंसले। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं? रामदेव मिश्रा को बोलते हैं बच्चों। ये देखिए, अर्नेस्ट हैकल ने भी कई टाइप्स के वर्ड का यूटिलाइज किया, आविष्कार किया, खोज की। वो वर्ड कौन से? फाइलम, फोलोगैनी और इकोलॉजी। ये तीन वर्ड और दिए किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप सारे फैक्ट देखिए, मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूँगा बच्चों, इतना टाइम नहीं है अपने पास, अपने को 30 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, मोस्ट स्टेबल ऐसा मतलब जो पूरी पृथ्वी पे, पूरी अर्थ के प्लेनेट में हमेशा आपको वो इकोसिस्टम मिलेगा। बच्चे कहते हैं सर इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन। इसका आंसर बच्चों क्या है? ए। और वो स्पेसिफिक एरिया का होगा तब उसको बोलेंगे इकोसिस्टम। स्पेसिफिक एरिया की अगर अपने क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसका आंसर बच्चों क्या हुआ? इसका आंसर हुआ ए। आंसर हुआ ए। आंसर मतलब ओशियन जो ऐसा है जो हमेशा रहेगा, वो एक स्टेबल इकोसिस्टम है जहाँ पर लाइट की कभी कमी नहीं रहेगी, जहाँ पर वाटर के कंटेंट की कभी कमी नहीं रहेगी। ऑलवेज वहाँ मिनरल आपको मिलते रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको सारी वैराइटीज़ मिनरल्स, लाइट, एयर अगर प्रोवाइड होगी तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जितने भी जलीय जीव हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, कभी विलुप्त नहीं होंगे बच्चों, वो हमेशा रहेंगे। इसका मतलब जो ओशियन है, दुनिया सारी ख़त्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओशियन जो है ना, ओशियन वो स्टेबल रहेगा ही रहेगा, वो स्थायी तो बना के रखेगा काफ़ी टाइम तक, बाकी इकोसिस्टम के कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली, है ना। एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से निर्धारित की जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल होते हैं ना। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य में ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों का प्रवाह चक्रण शामिल होता है। अगर ये चीज़ें उनको मिलती रहेंगी, तापमान मिलता रहेगा, प्रकाश मिलता रहेगा, तो वो ओशियन एक स्टेबल सर्वाइव करेगा इकोसिस्टम के फॉर्म में।
बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बच्चे ज़्यादातर आंसर गलत करते होते हैं। आप बताओ फटाफट फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। बच्चों इसका आंसर होगा सी, ईपी ऑडम। ईपी ऑडम ही है फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी बोला जाता है, और इन्हीं को ही, ईपी ऑडम जी को ही क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी भी बोलते हैं। बच्चों ये भी नोट कर लो कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी भी बोला जाता है। ईपी ऑडम, यूजीन नाम है इनका, यूजीन पी ऑडम भी बोलते हैं इनको। अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी यूजीन पी ऑडम। यूजीन पी ऑडम वाइडली कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक भी कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या बन गया, इसका आंसर हो गया सी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। बच्चों जो भी डाउट लगे आप तुरंत आपने कमेंट करना है कि सर ये बात समझ नहीं आई, आप दोबारा एक्सप्लेन करो। सर हिंदी में समझ नहीं है, आप एक्सप्लेन करो। सर इंग्लिश में समझ नहीं है, एक्सप्लेन करो। अपने बच्चों आपके लिए बैठे हैं और आपको एक एक चीज़ बताएंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर इज ब्रॉड इन सेंटर। बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ए ऑप्शन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बी ऑप्शन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सी ऑप्शन पॉन्ड इकोसिस्टम, डी ऑप्शन रिवर इकोसिस्टम। हिंदी में भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, इसका आंसर दो आप, या आपने इसका आंसर क्या दिया था वो भी बताओ। बच्चों आपकी स्क्रीन पे इसका जो आंसर आने वाला है, इसका आंसर है बच्चों ए, जिसको बोलते हैं अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिकी तंत्र। बच्चों इस क्वेश्चन कई बच्चों को समझ नहीं आया हुआ। जिन जिन बच्चों ने ये वाला टॉपिक नहीं किया उनको करवा दिया जाएगा। जिन बच्चों ने ये टॉपिक किया हुआ है वो समझे बात को। इसका मतलब ये बोल रहा है कि वो ना सेंटर में जो है ना उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी। अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें ना अपने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का, तो सेंटर में आपको मिलेगा ब्रॉड लेवल पे। आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखो ए वाला देखो पहले डायग्राम। ए में क्या हुआ, ट्री क्या एक प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर को सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर ने इसको ईटअप किया, खाया, जैसे हाथी, हिरन, इन्होंने इसको ईटअप किया। अब इनको, हिरन को, हाथी को, इनको जो भी बर्ड्स हैं इनको किसने ईटअप कर लिया, फॉक्स ने, लोमड़ी ने और स्नेक ने इसको ईटअप कर लिया। और स्नेक को, फॉक्स को आगे किसने ईटअप कर लिया, टर्शरी कंज्यूमर जो कार्निवोरस होते हैं जैसे कि लॉयन। तो इस तरीके से एक ट्रॉफिक लेवल की चैन बन रही है। पहले पेड़ को हाथी ने खाया, हाथी को लोमड़ी ने या स्नेक ने खा लिया, और या फिर उसको बाद में शेर ने खा लिया। तो एक तरीके की लाइन बनती रहती है। लेकिन देखो सेंटर में आपको दिख रहा होगा, मध्य में से इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनका वेट ज़्यादा होता है बच्चों। ऐसा भी एक लेवल हो सकता है। तो एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो है ना स्नेक से मेरा मतलब रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं जो इनको खा सकते हैं, है ना। तो ये सेंटर में हो गया ब्रॉड। अब बी देखो, बी टाइप का भी फॉरेस्ट सिस्टम हो सकता है, इकोसिस्टम हो सकता है, जो कि इन्वर्टेड एक पिरामिड है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पिरामिड इसका आंसर नहीं है। ये ए वाला ऑप्शन है, उसी पिरामिड से अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट के पिरामिड 2 टाइप्स के होते हैं। बी वाला जब क्लास होगी तब आपको मैं समझाऊंगा। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 7th क्वेश्चन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज। अगर अपने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, एबायोटिक और बायोटिक के बीच में रिलेशन देखें तो उसकी स्टडी कहाँ की जाती है? उस स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? उस स्टडी को बोलते हैं बच्चों इकोलॉजी, है ना। तुम कहो सर इकोसिस्टम क्या होता है फिर? इसका आंसर बच्चों, पहली बात तो 7th का आंसर ए होगा। लेकिन इकोसिस्टम का मतलब क्या होगा बच्चों? इकोसिस्टम का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट विद इन स्पेसिफिक एरिया। अगर अपने स्पेसिफिक एरिया में अगर स्टडी करते हैं तब वो इकोसिस्टम है। मान लीजिए मैं श्री गंगानगर के इकोलॉजी की स्टडी कर रहा हूँ, श्री गंगानगर में, तो गंगानगर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बना ये एक बन गया इकोसिस्टम। किसी सराउंडिंग, किसी स्पेसिफिक एरिया, किसी विशेष एरिया में अगर अपने इसका अध्ययन करते हैं तो इकोसिस्टम बन जाता है। उस टर्म को इकोसिस्टम बोल जाते हैं। वैसे इकोलॉजी का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, देखो, ग्रीक ओइकोस इज इक्वल टू हाउस, और लोगोस का मतलब स्टडी, मतलब हाउस की स्टडी करना इकोलॉजी है ना। जीवित जीवों का अध्ययन करता है पर्यावरण के साथ, उनकी परस्पर क्रियाओं के साथ, इंट्रैक्शन बिटवीन
इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ। मान लीजिए मैं हूँ एक बायोटिक कंपोनेंट, मैं एक संजीव हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरा एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, अगर इसकी आप स्टडी करते हो तो वो इकोलॉजी है। अगर मैं मेरे एरिया भी लेते हूँ, मेरा स्पेसिफिक एरिया लेते हो तो वो इकोसिस्टम है। इस तरीके से समझ आई बच्चों बात? आपकी स्क्रीन पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड एज। ए ऑप्शन फूड साइकिल, बी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स फूड चेन, सी ऑप्शन पिरामिड ऑफ एनर्जी, डी ऑप्शन फूड वेब। बच्चों बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं ना, तब उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको अपने फूड वेब बोलते हैं। बच्चों इसका आंसर जो है वो डी होगा, फूड वेब होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर फूड वेब और फूड चेन में क्या डिफरेंस है। अभी आपको इसका विद फैक्ट बता देता हूँ, लेकिन इसका आंसर बच्चों आप टिक कर लो। इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, खाद्य जाल यानी फूड। बच्चों आगे अपने फैक्ट जानने जा रहे हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन इट इज़ ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को खा रहे हैं, तो ये होती है फूड चेन। ओके। टू ईट और बीइंग ईटन, यानी किसी को खाना या खुद का किसी के द्वारा खाया जाना फूड चेन माना जाता है बच्चों। ओके बच्चों, देखो थर्ड जो आ रही है, ए चैन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स कोल्ड ट्रॉफिक लेवल इज कोल्ड ए फूड चैन। यानी एक दूसरे को खाने पर उनको क्या मिल रही है, ईटअप करने पे क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, और एक लेवल से दूसरे लेवल में वो एंटर होते जा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझने के लिए अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। आओ बच्चों एग्जाम्पल में देखो, प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सन रेज से एनर्जी लेकर के, सन रेडिएशन से एनर्जी लेकर के फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। बच्चों जो भोजन अपना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, स्वयं पोषी बोलते हैं, स्वयं पोषण करते हैं अपना, है ना। तो प्लांट्स को किसने खाया? डियर ने खाया। और डियर को किसने खा लिया? टाइगर ने खा लिया। तो प्लांट्स क्या है यहाँ पर? प्लांट्स एज ए प्रोड्यूसर हैं। तो प्लांट्स को खाने के बाद डियर में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी प्लांट्स को ईटअप करने से प्लांट्स को खाने में। तो प्लांट्स को क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे। इस तरह से एक फूड चेन बन जाती है। ये फूड चेन 3 स्टेप्स की है। वैसे फूड चेन जितने मर्जी स्टेप्स की हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लिमिट नहीं है स्टेप्स की। तो यहाँ पर जो फूड चेन मैंने आपको दिखाई है, ये फूड चेन का एग्जाम्पल है, जिसमें ये फूड चेन 3 स्टेप्स की है, 3 पदों की है, जिसमें क्या हो रहा है, प्लांट्स को डियर खा रहे हैं, डियर को टाइगर ईटअप कर रहा है, और प्लांट्स जो एनर्जी है वो सनलाइट से ले रहा है, सन रेडिएशन से ले रहा है, और अपना भोजन स्वयं बना रहा है बच्चों आगे एक और एग्जांपल लेते हैं अपने ट्रॉफिक लेवल को समझने के लिए। ये देखिए आपके सामने एक पिरामिड आ रहा है। यहाँ देखिए ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, और फ्रॉग को स्नेक ईटअप कर रहा है। यानी ग्रास घास को कौन खा रहा है? घास वाला कीड़ा ग्रास होपर, और ग्रास होपर को मेंढक यानी मेंढक को सांप खा रहा है। तो एक तरीके से ये एक फूड चेन बन गई, और यहाँ से ग्रास से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ग्रास होपर की तरफ। ये देखिए ग्रास को क्या बोला गया? प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला गया, ऐसे प्रोड्यूसर बोला गया क्योंकि ये प्रोड्यूसर हैं, और जिसको खाने वाले पहला ग्रास होपर इसको प्राइमरी कंज्यूमर, और फ्रॉग को सेकेंडरी कंज्यूमर, और स्नेक को टर्शरी यानी तृतीयक उपभोक्ता बोला गया। तो बच्चों ये ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो एक तरीके का ट्रॉफिक लेवल है। प्रत्येक पद यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, ईटअप कर रहे हैं। यही फूड चेन होती है बच्चों, इसी को फूड चेन बोलते हैं। ग्रास को ग्रास होपर, फ्रॉग को स्नेक ईटअप करते जा रहे हैं, और एक चैन बन गई जिसको बोला गया फूड चेन। बच्चों आगे अब अपने फूड वेब की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। बच्चों इसमें यानी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती है, उनका एक नेटवर्क बन जाता है, जिसे फूड वेब के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नॉन एज फूड वेब। वेब यानी जाल। बच्चों यहाँ देखो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, प्लांट्स को कौन कौन ईटअप कर रहा है? ग्रास होपर कर रहा है, अपने ये पढ़ चुके हैं। प्लांट्स को कौन ईटअप कर रहा है? ग्रास होपर कर रहा है, और साथ में फ्लावरिंग प्लांट से नेक्टर कौन ले रही है? बटरफ्लाई ले रही है, तितली ले रही है। नोट कीजिए यहाँ पर। तो दोनों इसका यूटिलाइज कर रहे हैं, दोनों आपस में इंटरलिंक हो गए हैं।
तो अब अपने आते हैं बच्चों ग्रास होपर पे। ग्रास होपर ग्रास को ईटअप करता है, खाता है, और ग्रास होपर को फ्रॉग ईटअप करता है। फ्रॉग को यहाँ देखो स्नेक ईटअप कर रहा है, लेकिन एक बात देखने वाली है कि स्नेक को दो दो लोग यहाँ ईटअप कर रहे हैं, एक तो वॉल्फ और एक ईगल। एक बाज खा रहा है उसको, एक वॉल्फ उसको ईटअप कर रहा है। इसका मतलब सारी की सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक होगी। जब ये फूड चैन आपस में इंटरलिंक हो जाती है, आपस में सह संबंधित हो जाती है, एक दूसरे को ईटअप करना शुरू कर देते हैं, यानी एक स्नेक को दो लोग खा सकते हैं, तो एक ट्रॉफिक लेवल चेंज हो गया बच्चों। देखो इंटरलिंक बन गया ट्रॉफिक लेवल्स में। इस इंटरलिंक के कारण एक जाल का निर्माण होता है, एक वेब की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ नॉन एज फूड वेब। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है डेफिनेशन, व्हाट इज़ फूड वेब एंड व्हाट इज़ फूड चैन। दोनों डेफिनेशंस को पढ़िए बच्चों। अब अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज़ फूड चैन, फूड वेब। एक क्वेश्चन पक्का आता है फूड चैन और फूड वेब से। ओके बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो। हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया के अंदर फादर ऑफ इकोलॉजी के रूप में किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए ऑप्शन पी महेश्वरी, बी ऑप्शन रामदेव मिश्रा, सी ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन, डी ऑप्शन एस एल मेहता। बच्चों 9th नंबर क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? भारत में पारिस्थितिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन बी महेश्वरी, बी ऑप्शन रामदेव मिश्रा, सी ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन, डी ऑप्शन एस एल मेहता। हम इसका आंसर बच्चों देने जा रहे हैं। इसका आंसर है बच्चों बी रामदेव मिश्रा। बी पर आप टिक कर लीजिए, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। रामदेव मिश्रा ने 1908 में काफ़ी वर्क किया इकोलॉजी में, रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने इकोलॉजी के एरिया में, इकोलॉजी के फील्ड में। तो रामदेव मिश्रा को ही फादर ऑफ इकोलॉजी या भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय के संदर्भ में अपने समकालीनों के बीच पारिस्थितिकी के क्षेत्र में काफ़ी रिमार्केबल, उल्लेखनीय योगदान दिया बच्चों। तो आगे से कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया के बिहाफ पे जो फादर ऑफ इकोलॉजी, किसको बोलेंगे अपने बच्चों? फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, रामदेव मिश्रा जी को जाना जाएगा इंडिया के बिहाफ पे। ओके बच्चों, तो इसका आंसर है बी। बी पे आप टिक कर लीजिए। इकोलॉजी की टर्म मैं आपको बता चुका हूँ। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 10th नंबर क्वेश्चन। विद फैक्ट हम स्टडी करेंगे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसका ए ऑप्शन 5 जून, बी ऑप्शन 4 अक्टूबर, सी ऑप्शन 21 मार्च, डी ऑप्शन 29 दिसंबर। तो बच्चों इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, या ये बताइए आपने पहले इसका आंसर क्या दिया था। बच्चों इसका आंसर स्क्रीन पे आ चुका है। इसका आंसर है सी, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सी आंसर बच्चों 21 मार्च आप टिक कर लीजिए। फिर आगे इसके फैक्ट के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो सी ऑप्शन बच्चों टिक कर लो। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च, 21 मार्च। ओके चलो आगे फैक्ट देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे फैक्ट आने वाले हैं। विद फैक्ट हम आंसर को स्टडी कर रहे हैं। चलो बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं फैक्ट। द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 21 एज डिक्लेयर्ड द यूनाइटेड नेशंस। दिस डिसीजन हैड बीन इन 2012 to celebrate this date as World Forest Day. The organization involved the celebration are the United Nations Forum on the Forest. बच्चों ये डिसीजन लिया गया 2012 में, 2012 में ये डिसीजन लिया गया कि हम 21 मार्च को, 21 मार्च को विश्व वन दिवस या वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाएंगे। ओके, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंक्लूड है वो है FAO। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों। 12th नंबर क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं अपने। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वेट एंड वॉच, सॉरी 11th नंबर क्वेश्चन। इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर डू वेदर चेंजेस टेक प्लेस।
बच्चों ऐसी कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, वेदर से रिलेटेड चेंज होते हैं, यानी वहाँ पर रेन भी होती है, वहाँ पर तूफान भी आते हैं, स्ट्रॉम भी आते हैं, क्लाइमेटिकल चेंज होते हैं, मैटीरियोलॉजिकल मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो ए ऑप्शन आयनोस्फीयर, बी ऑप्शन ट्रोपोस्फियर, सी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। बच्चों अपने इस टॉपिक को बहुत बारीकी से अपने डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर बच्चों दो, ये तो आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर आने वाला है, ये तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर बच्चों है बी ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल। क्यों है इसका आंसर शोभ मंडल? अभी अपने इसकी लेयर्स की वो स्टडी करते हैं। आपके सामने 5 लेयर आने जा रही है बच्चों, डायग्राम आने जा रहा है। ये देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट लेयर आती है ट्रोपोस्फियर, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर मीसोस्फियर एंड फोर्थ लेयर थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ लेयर एक्सोस्फियर। हिंदी में बात करें तो पहला शोभ मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल जिसको आयन मंडल भी बोलते हैं, लास्ट आता है बहिर्मंडल। बच्चों जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन, जितने भी मैटीरियोलॉजिकल चेंजेस, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर में आते हैं। प्रथम लेयर यानी जिसको फर्स्ट लेयर बोलते हैं, सारे के सारे चेंजेस वहीं आते हैं ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, अगर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है या स्ट्रॉम आ रहा है, तो वो कहाँ आएगा? ट्रोपोस्फियर यानी शोभ मंडल यानी फर्स्ट लेयर में आएगा। सारी की सारी डेंसिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको जहाँ मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? ट्रोपोस्फियर में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? ऑल एनिमल्स, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल स्पीशीज, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में ही सर्वाइव करते हैं बच्चों। तो आंसर क्या होगा? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ही मैटीरियोलॉजिकल मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। आंसर इज बी। बच्चों 12th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द मोस्ट ओजोन इन द एटमोस्फियर फोकस्ड ऑन। मतलब ये बच्चों ये पूछ रहा है कि ओजोन गैस एटमोस्फियर की कौन सी लेयर में सर्वाइव करती है या पाई जाती है, या ओजोन गैस कहाँ ज़्यादा मिलती है, ऐसी कौन सी लेयर है? ये मैं आपको करवा चुका हूँ बच्चों। इसका आंसर क्या है बच्चों? ए ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर। ओके, स्ट्रेटोस्फियर को अपने क्या बोलते हैं हिंदी में? समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन गैस से बनी एक परत पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा ओजोन गैस जहाँ सर्वाइव करती है वो एटमोस्फियर की सेकंड नंबर जो लेयर है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। इसी समताप मंडल में, इसी स्ट्रेटोस्फियर में जितने भी जेट एयरवेज हैं वो फ्लाई करते हैं, वो उड़ते हैं। जितने भी हवाई जहाज हैं वो सारे के सारे स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। जितने भी ओजोन लेयर है, ओजोन गैस के सारे कंपोनेंट, ओजोन गैस जो सर्वाइव करती है वो स्ट्रेटोस्फियर में आती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है उसने परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है कि हाल ही में अभी इन प्रेजेंट ऑक्सीजन का कंपोजिशन क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन क्या है। ए ऑप्शन 20.95% एंड 0.04%, बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। बच्चों इसका आंसर आप इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर आने जा रहा है बच्चों। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, इसका फैक्ट भी मैं बता चुका हूँ। बच्चों इसका आंसर दीजिए, नहीं तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। बच्चों इसका आंसर है ए। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों लिख लीजिए, टिक कर लीजिए। ए आंसर है इसका 20.95% एंड 0.04%। बच्चे कहेंगे कि सर 0.04 कैसे हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% होती है। नहीं बच्चों, अब प्रेजेंट में नासा की साइट पे चेक कर लेना बच्चों आप, CO2 का लेवल बढ़ चुका है ऑल वर्ल्ड लेवल पे, तो 0.04% हो चुका है इसका कंपोजिशन। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है, ये जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस है एटमॉस्फेयर में उसका डायग्राम है। बच्चों आपको 4 कंपोजिशन याद रखने हैं, हर एग्जाम में आते हैं। नाइट्रोजन का कंपोजिशन 78.084, ऑक्सीजन का कंपोजिशन 20.94%,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और ऑर्गन का कंपोजिशन 0.93%। ओनली 4 कंपोजिशन की परसेंटेज आपको याद रखनी है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। ओके बच्चों, तो ओनली 4 कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस का आपको लर्न करना है, याद करना है। नाइट्रोजन की कंपोजिशन, ऑक्सीजन की कंपोजिशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन एंड ऑर्गन की कंपोजिशन। ये चारों कंपोजिशन या संगठन याद रखने हैं, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा बच्चों। तो आंसर इज ए, टिक कर लीजिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो इसको नोट कर लो बच्चों। 78.084, 20.94, 0.04 एंड 0.93% कंपोजिशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमोसफियर 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम रिमेन्स। यानी ये कहता है कि वाटर वेपर का 90% एरिया कवर करता है एटमॉस्फेयर की। कौन सी लेयर का एरिया कवर करता है? तो ये ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर, बी ऑप्शन ट्रोपोस्फियर, सी ऑप्शन ओजोन सर्किल, डी ऑप्शन मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प का कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है बच्चों? तो इसका आंसर आपको पता है कि सारी की सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जहाँ सर्वाइव करती है वहीं वाटर वेपर का कंटेंट मिलेगा बच्चों। इसका आंसर है बी ऑप्शन ट्रोपोस्फियर यानी शोभ मंडल। शोभ मंडल में ही जल वाष्प का 90% भाग विद्यमान रहता है बच्चों। 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम एरिया कवर करता है वाटर वेपर का। तो आंसर इज बी आप टिक कर लीजिए बच्चों। फिर आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका आंसर बी है। आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है, विथ फैक्ट हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में अभी डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। एक बात और, आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो आज वाली वीडियो में, आप सारे क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन दो। उसका आंसर का रीज़न बताओ कि इसका आंसर ये आया। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने आज भी देने हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर कोज्ड बाय स्कॉचिंग सन रेज विच गैस प्रोटेक्ट अस। ऐसी कौन सी गैस है जो सन रेज से स्कॉचिंग होने से बचाती है, यानी सन रेज से हमें झुलसने से बचाती है, सन रेज से सूर्य की किरणों से प्रोटेक्ट करती है, बचाव करती है बच्चों। ऐसी कौन सी गैस है? ए नंबर ऑप्शन ऑर्गन, बी नंबर ऑप्शन ओजोन, सी नंबर ऑप्शन ऑक्सीजन, डी नंबर ऑप्शन हाइड्रोजन। तो बच्चों आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर जानते हो। आंसर क्या हो सकता है इसका? आपको पता है कि सन रेज को रिफ्लेक्ट करने का काम, परावर्तित करने का काम कौन करती है? ओजोन लेयर करती है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन को आप टिक कर लो बच्चों। तो इसका आंसर बी बनता है। ओजोन लेयर ही एक ऐसी गैस है जो प्रोटेक्ट करती है हमें, किससे? सन रेज से, यूवी रेज से हमें झुलसने से बचाती। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 16 नंबर क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म रेडियो वेव्स फ्रॉम विच सरफेस ऑफ द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड। ए बच्चों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, आयन सर्कल यानी आयन मंडल, बी ऑप्शन ट्रोपोस्फियर यानी शोभ मंडल, सी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव या ऑल दीज। तो बच्चों रेडियो वेव्स के बारे में बात करें तो रेडियो वेव्स जो काम आती है वो ट्रांसमिशन में काम आती है। हमें कोई सिग्नल भेजने हैं, हमें कोई सिग्नल ट्रांसफ़र करने हैं तो वो ट्रांसमिशन के काम आती है। तो रेडियो वेव्स को हमें दूर दराज इलाकों में या काफ़ी दूर एरियो में भेजने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें सैटेलाइट चाहिए होता है, हमें एक टावर चाहिए होता है। और आपको एक बात जान करके हैरानगी होगी कि आयन स्फीयर एक तरीके से सैटेलाइट का काम करता है, क्योंकि जैसे ही रेडियो वेव्स इस आयन स्फीयर में एंटर करती है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के काफ़ी दूर दूर एरियाज़ में चली जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। इसका मतलब कि आयन स्फीयर एज ए सैटेलाइट काम करता है। मतलब हमें अगर दूसरे कॉन्टिनेंट या दूसरे महाद्वीप में भी अगर हमें कोई मैसेज सेंड करना हो, कोई ट्रांसमिशन करना हो, तो भी ट्रांसमिशन हो सकता है, क्योंकि आयन स्फीयर से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर के काफ़ी
दूर दूर एरिया तक चली जाती है। समझ आई बच्चों बात? तो यूजली ट्रांसमिशन के काम आता है। अगर ये ना होता तो हमें फिर वहाँ बड़ा सारा सैटेलाइट लगाना पड़ता ट्रांसमिशन के लिए। बच्चों देखो इसका ऑप्शन आयन स्फीयर इसका आंसर होगा बच्चों। आयन स्फीयर को थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मोस्फीयर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्मोस्फीयर इन तापमंडल। तो इसका बच्चों आंसर होगा, आंसर इज ए। और ये फोर्थ लेयर है एटमॉस्फेयर की। आपकी स्क्रीन के सामने 5 लेयर शो हो रही है बच्चों डायग्राम में, देखिए। तो इसका आंसर बनेगा थर्मोस्फियर या आयनस्फीयर। आयनस्फीयर ही ऐसी लेयर है एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की ऐसी परत है जहां पर रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन होते हैं। ओके बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने आने वाला है। आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। द एटमोसफियर ऑफ अर्थ इज रिटेन्ड बाय मीन बच्चों, एटमॉस्फेयर की जितनी भी गैसेस है, एटमॉस्फेयर में जो भी कुछ है उसको रिटेन करने का काम अर्थ करती है। वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसके कारण अर्थ की एटमॉस्फेयर को अर्थ अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर को रिटेन कर पा रही है, कैसे? तो बच्चों एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स या अर्थ की ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट विद मास। In fact, every object, including you, is pulling on every other object in the entire universe. दिस इज कॉल्ड न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। बच्चों कुछ भी नहीं है, दो वस्तुएं हैं, उन जिस वस्तु में भार होता है वो वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। समझ आई बच्चों बात? दो वस्तुओं में जिस वस्तु का भार ज़्यादा होगा वो कम भारी वाली वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इसी को ही आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया। पृथ्वी बहुत ज़्यादा भारी वस्तु है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है जो कम भारी वस्तु को अपनी तरफ, कम हैवी ऑब्जेक्ट वाली वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बच्चों यही गुरुत्वाकर्षण बल है, इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों इसका ए आंसर है अर्थ की ग्रेविटी। आंसर ए बच्चों टिक कर लीजिए, इसका आंसर ए बनता है। अगर हमने फैक्ट जाने तो फैक्ट में भी मैंने डेफिनेशन में समझाया हुआ है। द एटमॉस्फियर ऑफ अर्थ इज द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ दैट इज रिटेन्ड बाय अर्थ ग्रेविटी। The atmosphere protects life on Earth by absorbing ultraviolet solar radiation, warming the surface, एंड थ्रू हीट रिटेंशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बच्चों पूरी बात डिस्कस हो चुकी है। मेन जो बात है वो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, अर्थ की ग्रेविटी काम करती है, जो कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वर्क इट, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है। जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी होगा वेट में, वो कम वेट वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ नोन एज ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसी को ही गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर करते जाएं फटाफट। चाहे आपको आता है लिख करके आंसर करें कि इसका आंसर सर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका आंसर सर दिस इज है। वन लाइन में आंसर दें आप, ऐसे मत करें कि इसका आंसर ए, इसका आंसर बी। लिख करके करें, टाइप करके करें, ताकि आपकी एक्टिविटी का पता लगेगा और आपको क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ। बच्चों ये क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। ए ऑप्शन ट्रोपोस्फियर, बी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर, सी ऑप्शन थर्मोस्फियर, डी ऑप्शन एक्सोस्फियर। निम्नलिखित में से अधिकांश पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह, ऐसे कौन सी लेयर है जहां पर उपग्रह सैटेलाइट परिक्रमा यानी रेवोल्यूट करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के चारों ओर। बच्चों आपको पता है वो एक ही आंसर इसका आंसर है बच्चों एक्सोस्फियर यानी बहिर्मंडल। वहीं सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, वहीं वो अराउंड करते हैं। सबसे लास्ट वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की, सबसे लास्ट वाली लेयर है, सबसे अंतिम परत है वायुमंडल की, जहाँ पर
क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। आपकी स्क्रीन पे डायग्राम शो हो रहा है। सबसे लास्ट वाली लेयर देखो बच्चों, एक्सोस्फीयर, जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। तो आंसर टिक कर लीजिए। ये मैंने समझाया हुआ है। सारे के सारे सैटेलाइट की बात कर रहा है, रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो रेवोल्यूट कहाँ करते हैं, एक्सोस्फीयर में। तो आंसर इज डी। डी आंसर आप बच्चों टिक कर लो आप। ठीक है, चलते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। द हाईएस्ट लेयर दैट कैन बी असेस्ड बाय जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट। ए ऑप्शन ट्रोपोस्फियर, बी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर, सी ऑप्शन मीजोस्फियर, डी ऑप्शन थर्मोस्फियर। बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है कि सारे के सारे जेट एयरक्राफ्ट कहाँ फ्लाई करते हैं, कहाँ उड़ते हैं। सारे के सारे एरोप्लेन, हवाई जहाज कहाँ फ्लाई करते हैं, कहाँ उड़ते हैं, आपको पता है। एक ही लेयर है ऐसी। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, क्या ऑप्शन होगा बच्चों, इसका आंसर है बी, यानी स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। समताप मंडल बिल्कुल साफ एरिया होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एरिया होता है किसको, एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए। ओके बच्चों, तो सेकंड लेयर ऐसी लेयर है जहाँ पर सारे के सारे जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। तो एरोप्लेन उड़ने की जगह कौन सी है बच्चों, समताप मंडल। आंसर टिक कर लीजिए। इसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, इसको समताप मंडल भी कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, वो डिस्कस करते हैं बच्चों। सारे बच्चे आंसर दो कमेंट सेक्शन में, ए और बी नहीं, पूरा लिख करके, वर्डिंग लिख करके आंसर दो। इसका आंसर ये है ड्यू टू, विद रीजन दो। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर एट अर्थ सरफेस इज। बच्चों इसका आंसर मैं जानता हूँ आपको नहीं आता होगा। ये पूरी दुनिया का एक एवरेज टेम्परेचर पूछा हुआ है, पूरी अर्थ का, एक प्लेनेट का, अर्थ की टेम्परेचर पूछा हुआ है, जो कि एक एवरेज टेम्परेचर। तो बच्चों इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसमें ए ऑप्शन दिया 10 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 14 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 20 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसका आंसर जो है ना वो बी है, बी टिक कर लीजिए। 14 डिग्री सेल्सियस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ओके, इसका आंसर है बी, 14 डिग्री सेल्सियस पूरी दुनिया का एक औसत तापमान है। क्यों है, आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। इसका 14 डिग्री सेल्सियस जो इसका औसत या एवरेज टेम्परेचर है। आंसर इज बी, टिक कर लो बच्चों आप। देखो, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर एट अर्थ सरफेस इज 14 डिग्री सेल्सियस या और 57 फ़ारेनहाइट और 287 केल्विन। ये तीनों के तीनों मेजरमेंट स्केल में इन्होंने दे दिया। 14 डिग्री सेल्सियस, 57 डिग्री फ़ारेनहाइट, 287 केल्विन। बच्चों टिक कर लो। और 15 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है एन ऑन एन एवरेज। ठीक है, 14 और 15 में ज़्यादा फर्क नहीं होता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टार्ट होने जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का क्वेश्चन है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ, ए ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। आपको आता है बच्चों। एक बात और बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिर्फ दो ही गैसें रिस्पॉन्सिबल हैं, वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। वैसे तो सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बोलते हैं अपने, लेकिन अगर पर्टिकुलर जाएं, डीप जाएं, तो इसका आंसर बनता है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके, तो इसका आंसर होगा बच्चों सी। सी आंसर टिक कर लीजिए, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों एसिड रेन की पीएच क्या होती है, अभी बताओ कमेंट सेक्शन में। एसिड रेन की पीएच क्या होती है, या किससे लेस देन होती है, या क्या होती है। एसिड रेन की पीएच बताओ बच्चों, मैंने करवाया हुआ है आपको। एसिड रेन की पीएच बताओ, आपके ब्लड की पीएच बताओ, आपके खून की पीएच क्या होती है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है बच्चों अभी 22 नंबर क्वेश्चन। लिक्विड्स विद ए पीएच लेस देन आर एसिडिक। ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसकी पीएच ना लेस देन, किससे लेस देन होगी जब वो एसिडिक हो जाए।
बच्चों ये हमने पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया था। ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 7। तो बच्चों बता दो आपकी पीएच के साथ तरल पदार्थ किस से कम होने पर वह अम्लीय हो जाएगा। डैश लगाना है, किस से कम होने पर, 10 से कम, 9 से कम, 8 से कम, 7 से कम होने पर पीएच जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी एसिडिक हो जाएगी। बच्चों एक बात और मैं पूछता हूँ, आपका ब्लड एसिडिक होता है या बेसिक होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। बच्चों आपका ब्लड एसिडिक होता है या क्या होता है, बेसिक होता है, बताओ। आंसर इज डी आ गया बच्चों। इसका जो 7 से कम होने पर, आपको पता है कि 7 से कम होने पर सभी के सभी कंपोनेंट कंपाउंड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। आगे अपने स्टडी करते हैं ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट है, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है। पहले आंसर ही डी टिक कर लीजिए बच्चों। ये देखो 7 में अगर पीएच है तो वो न्यूट्रल है, 7 से नीचे आने पर वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। देखो हाँ, जिसकी पीएच कितनी है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। जैसे 2 किसकी है, लेमन जूस की है, यानी नींबू की है ना। और टमाटर जूस की कितनी है, 4 है। एप्पल जूस की कितनी है, 3 है। बच्चों ये एसिड का मतलब है कि एसिड, अपने छोटी क्लासों में ये बात पढ़ते होते थे कि एसिड वो होते हैं, अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली वो आइडिया ले लेते हैं कि जिसकी पीएच 7 से लेस देन 7 होगी वो क्या होगा, एसिडिक होगा। जिसकी पीएच बिलो 7 एसिडिक, और अपर यानी वो अबव द 7 तो क्या होगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, शार की तरह बिहेव करेगा। तो लेस देन 7 अमल की तरह व्यवहार करेगा। ओके बच्चों, स्क्रीन पे आ रहा है। बच्चों मैंने अभी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मुझे आपने ब्लड की पीएच बतानी है, मुझे आपने एसिड रेन की पीएच बतानी है, और ब्लड एसिडिक होता है या बेसिक होता है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हुए हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करते रहो, फिर मैं इसका आंसर आपको कमेंट में ही दूंगा। 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपकी स्क्रीन पे। एंड डैश एंड वाटर इज द एयर रिएक्ट टुगेदर टू फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। ये कहता है कि ऐसे इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ऐसी कौन सी गैस है जो रिएक्शन करके वाटर कंटेंट के साथ क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। बच्चों आपको बताया हुआ है कि एसिड रेन में, जो एसिड रेन के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि आपको पता है कि नॉर्मल रेन जो होती है वो एसिडिक होती है ना। जो नॉर्मल रेन जो होती है, जो सामान्य वर्षा होती है, वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंटेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब आपकी वर्षा जो होती है, जो रेन होती है, नॉर्मल रेन, वो कैसी होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। ओके बच्चों, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, रेन जो होती है, वर्षा जो होती है, वो कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। उसकी एसिडिटी क्या होती है वो आपके बतानी है। 24 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसा कौन सा पावर स्टेशन है, जो पावर प्लांट है जो सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन करता है। बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज़्यादा जो करता है वो कोयले के प्लांट जो होते हैं, कोल के जो प्लांट होते हैं, और सेकंड क्रूड ऑयल की जो रिफाइनरीज होती हैं, जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करती हैं, वो सारी की सारी रिफाइनरीज और कोल प्लांट्स जो होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट बोल दो और ऑयल की रिफाइनरीज बोल दो, ये सारे के सारे मिलियन ऑफ टन, काफ़ी टन, अमाउंट ऑफ टन में क्या क्या करते हैं, एमिशन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। आपको ध्यान होगा, इसका आंसर स्क्रीन पे आने वाला है बच्चों। इसका आंसर है इज ए। बच्चों आपको बता दूं, मथुरा ऑयल रिफाइनरी आगरा के ताजमहल को क्या कर रही है, सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पर भेज रही है, एमिट कर रही है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर कंटेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे बोलते हैं। वो सल्फ्यूरिक एसिड आगरा के ताजमहल को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रहा है, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। वहाँ की मार्बल जो है ख़त्म हो रही है, जिसको बोलते हैं अपने मार्बल को कैंसर हो गया है, द कैंसर ऑफ मार्बल के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। बहुत खतरनाक। मथुरा क्वेश्चन आता होता है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी 40 किलोमीटर अवे है फ्रॉम आगरा ताजमहल। आगरा के ताजमहल से 40 किलोमीटर दूर है। तो 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है आपके, द एसिड रेन लीच अवे। द एसिड रेन लीच अवे का मतलब क्या है कि एसिड रेन का मतलब है कि एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएं। ए ऑप्शन कैल्शियम, बी ऑप्शन मैग्नीशियम, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी।
सी ऑप्शन नन ऑफ दीज एलिमेंट्स। मतलब बच्चों इसका मतलब ये है कि अम्लीयता को कम करने के लिए, किसी मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए हम कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करें, कैल्शियम ऐड करें, मैग्नीशियम ऐड करें, कैल्शियम के कंपाउंड या मैग्नीशियम के कंपाउंड ऐड करें, क्या चीज़ ऐड करें जिससे कि मिट्टी की एसिडिटी कम हो जाए। बच्चों एक बात बता दूं आपको, मिट्टी की एसिडिटी, सॉइल की जो अम्लता होती है, एसिडिटी होती है, उससे क्या होता है, पूरी की पूरी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उर्वर क्षमता खत्म हो जाती है। बच्चों आंसर आ चुका है सी, मतलब आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का छिड़काव करना होगा, स्प्रे करनी होगी, है ना, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए। बच्चों ये देखो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ गया लाइमिंग। लाइमिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिच मटेरियल्स इन वेरियस फॉर्म लाइक दैट चौक मार्बल लाइमस्टोन। ओके बच्चों, लाइम मीन का मतलब क्या है, लाइम मीन ट्रीट विद सॉयल एंड वाटर, सॉयल एंड वाटर पे इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड लाइम रिड्यूस एसिडिटी एंड इम्प्रूव फर्टिलिटी और ऑक्सीजन लेवल ऑफ सॉयल। समझ आई बच्चों बात। लाइम जो होता है, लाइम का मतलब होता है चूना लगाना, जो कि क्या करता है, सॉयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और उसकी एसिडिटी को डिक्रीज करता है। समझ आई बच्चों बात। ये होती है लाइमिंग का कॉन्सेप्ट। तो आंसर इज सी, चूना लगाना। हिंदी में भी इसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। लाइम का अर्थ मृदा को चूना लगाना, दूसरे शब्दों में मिट्टी की मृदा की अम्लता को कम करके उसकी उर्वर क्षमता को वृद्धि करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये, ठीक है बच्चों। तो ये होता है चूना लगाना, यानी लाइमिंग करना, यानी मिट्टी की, सोयल की एसिडिटी को कम करके उसकी फर्टिलिटी को, उसकी उर्वर क्षमता को बढ़ाना, ताकि वो मिट्टी, वो सॉयल का ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सके, प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकें। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। बच्चों ये 26 क्वेश्चन पूछते पूछते आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि वर्ल्ड ओजोन डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं। अभी कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर दो, वर्ल्ड ओजोन डे। साथ साथ हम और भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। बच्चों इसका आंसर भी टिक कर लो, इसका आंसर है सी। तो आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वर्ल्ड ओजोन डे, उसका आंसर तो आपने देना है। तो इसका आंसर है सी, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चों साथ के साथ आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है। तुरंत कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आप कर चुके हो, ओके, ये भी साथ साथ अपने चलाएंगे। तो बच्चों वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, इसका आंसर है 23 मार्च, यानी आंसर इज सी, हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके बच्चों, आगे फैक्ट आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पे, आंसर सी टिक कर लो आप फटाफट। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाओ, मैं चेक करूँगा बच्चों, मैं देखूँगा उसको आपने क्या आंसर दिया है। The World Water Day is celebrated every year on March 22. Its purpose to highlight the importance of water and its usefuls. The themes of World Water Day year is leaving no behind. Leaving no one behind. ये थीम इस बार रखी गई थी। ओके बच्चों, इस बार रखी गई थी जब ये मनाया गया, और विश्व मौसम संगठन को 23 मार्च 2020 को दुनिया भर में देखा गया। इसकी थीम क्या थी, लिविंग नो वन बिहाइंड, हम इसके बिना नहीं रह सकते, वाटर के बिना, तो सेव कीजिए वाटर को, उसकी यूटिलाइज को समझाया गया उस दिन। तो 22 मार्च इज़ द वर्ल्ड वाटर डे। चलो बच्चों आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया 27 नंबर क्वेश्चन। ए डेंजरस ग्रीन हाउस गैस क्रिएटेड बाय द वेस्ट वाटर इज। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाउटफुल में ला सकता है कि ये डेंजरस ग्रीन हाउस गैस क्रिएटेड बाय द वेस्ट वाटर, ऐसी कौन सी गैस है जो वेस्ट वाटर से बनती है, यानी वाहित मल से बनती है, यानी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल से बनती है, यानी अपशिष्ट पदार्थों से बनती है, यानी अपने जो नाले हैं ना, जहाँ पर अपने कचरा वगैरह डालते हैं, जितना भी वाहित मल होता है वहाँ से बनती है ना। तो बच्चों इसका आंसर जो है ना, वो इसका आंसर तो होगा डी। कुछ बच्चों की कन्फ्यूज़न ये होती है कि सर और भी तो गैस बनती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड भी तो बनती है, और या कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो बच्चों नहीं, क्योंकि मेनली जो बनती है, मेनली पूछा है वो है मैथेन, और नाइट्रोजन तो बनती ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में होती है। तो बच्चों मेनली पूछा है, मेनली ऐसी कौन सी गैस है, मैथेन गैस है वो। ओके,
CH4, आंसर इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ रेडिएशंस इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर? ऐसा कौन सा टाइप ऑफ रेडिएशन है, ऐसी कौन सी विकिरणें हैं जो ओजोन लेयर, जिसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है? ऐसी कौन सी रेडिएशंस हैं? ए ऑप्शन अल्ट्रा वायलेट, बी ऑप्शन इंफ्रारेड, सी ऑप्शन एक्सरेज, डी ऑप्शन माइक्रोवेव। तो बच्चों बताओ, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं या इंफ्रारेड हैं या एक्सरेज हैं या माइक्रोवेव हैं? बच्चों इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर ए है। अल्ट्रा वायलेट रेज को ओजोन लेयर क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है बच्चों, और जो हमें बहुत बेनिफिट पहुंचाती है। बच्चों ये क्वेश्चन फटाफट आपसे पूछने जा रहा हूँ कि यूवी रेज से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर ये ना हो तो क्या होगा? तो यूवी रेज के इफेक्ट को फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे फटाफट लिख के बताओ। 29 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बच्चों। वू डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का फिनोमिना किसने दिया? अम्लीय वर्षा किसने खोजी, किसने डिस्कवर्ड की? ए ऑप्शन जियोर्ज ब्राउन, बी ऑप्शन जेम्स टी स्टीवर्ट, सी ऑप्शन रॉबर्ट एंगुस स्मिथ, और डी ऑप्शन चार्ल्स डेविड। अम्ल वर्षा की घटना की खोज किसने की? ये इंसिडेंट किसने समझाया, ये रिएक्शन किसने समझाई कि एसिड रेन भी हमें हमारे लिए हार्मफुल है? बच्चों ये क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ कि एसिड रेन के हमारी बॉडी पे, हमारी नेचर पे, हमारी एटमॉस्फेयर पे क्या हार्मफुल इफेक्ट है, वो बताओ। बच्चों जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सारे आंसर देने हैं आपने कमेंट सेक्शन में। बच्चों इसका आंसर आने वाला है आपकी स्क्रीन पे। आंसर सी, रॉबर्ट एंगुस स्मिथ। आंसर इज सी, टिक कर लीजिए बच्चों। फैक्ट जानते हैं। Robert Angus Smith in 1852, Robert Angus Smith was the first to show the relationship between acid rain and atmosphere pollution in Manchester, England. In the late 1960s, scientists began widely observing and studying the phenomena. The term acid rain was coined in 1872 बाय रॉबर्ट एंगस स्मिथ। रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने सबसे पहले इस टर्म को दिया, इस टर्म को समझाया बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे उस दिन नहीं आ पाया था, 30 नंबर क्वेश्चन। और बच्चे देखो, बच्चों ने 30 नंबर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन पढ़ते ही आंसर दे दिया। आंसर सर इसका डी है। बच्चे हमारे महान हैं वाकई में। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज? A, breathing problem causes, B option harmful to farming, D, C option damage to buildings and monuments is deliver, D option all of the above। बच्चों को आंसर आता है बच्चों, इसका आंसर आप अपने आप दे दीजिए। इसका जो भी आंसर बनता है कमेंट सेक्शन में दे दो बच्चों, फटाफट इसका आंसर दे दो बच्चों। इसका ए ऑप्शन है सांस लेने संबंधी समस्याओं का कारण। सभी बच्चों ने आंसर दे दिया। मैच कीजिए, बताओ सभी कमेंट सेक्शन में कि आंसर सही है गलत है, राइट या रॉन्ग। ओके बच्चों, बताओ बच्चों आपका आंसर क्या सही हुआ। जो मैंने अब आपसे क्वेश्चन पहले पूछे हुए थे वर्ल्ड ओजोन डे, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दो मुझे अभी। बच्चों टाइम इज़ ओवर, 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इवनिंग तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मे बी, पूरी पॉसिबिलिटी है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पेपर अटैम्प्ट किया। अब नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, उसका सिलेबस आपको बता दिया जाएगा बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं, बाय बच्चों।